नमस्कार दोस्तों, अग्निवेश कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाने जा रहा हूं, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों के पास भेजें, ताकि वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। चलिए हम लोग जो पिछले वीडियो में हल किए थे उसी के आगे से हम लोग हल करेंगे, क्योंकि इसके पहले जो है हिंदी, उसके पहले जो जीएस था उसी से संबंधित आगे के जो है प्रश्न है। 51 नंबर का प्रश्न है। चलिए, प्रश्न है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? ए ऑप्शन है पश्चिमी, बी ऑप्शन है पूर्वी, सी ऑप्शन है दक्षिणी, या डी ऑप्शन है उत्तरी। यानी आपको दिशा के हिसाब से उसकी स्थिति को बताना है। चलिए जल्दी से बताइए। देखिए, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है, मैं आपको कुछ इसका निचोड़ बता देता हूँ, विश्लेषण कर देता हूँ। देखिए, पाल साम्राज्य का विस्तार भारत के पूर्वी हिस्से में था। किस हिस्से में था? पूर्वी हिस्से में था, अर्थात आपका बी ऑप्शन सही है। थोड़े से और सुन लीजिए। पाल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था, जो कि 750 से 1174 ईस्वी तक चला। इस साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने की थी। किसने की थी? गोपाल, याद रखिए। देखिए, मैं लिख दे रहा हूँ, इस साम्राज्य की स्थापना जो है गोपाल ने की थी। किसने? गोपाल ने की थी। उसके बाद इस वंश की राजधानी क्या थी? मुंगेर थी। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी, मुंगेर। और आगे सुन लीजिए। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। धर्मपाल जो है वो गोपाल का पुत्र था। तो ये जो मैं कई सारी चीज़ें जो बताया हूँ इस प्रश्न से संबंधित, आप वीडियो को रोक कर या पीछे करके फिर से सुन लीजिए। एक एक पॉइंट मैं यहाँ तक नहीं बस प्रश्न पढ़ा आंसर बता दिया, मैं उसमें से जो उसका मेन निचोड़ रहता है उसको भी बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि आने वाले समय में अगर इससे ना प्रश्न पूछिए, अगर इससे संबंधित और कोई प्रश्न पूछता है तो आपका आंसर बिल्कुल सही जाए। चलिए, तो यानी पाल साम्राज्य का जो भारत में जो हिस्सा है उसका संबंध पूर्वी हिस्से से है। चलिए हम लोग अब दूसरे नंबर प्रश्न यानी 52 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 52 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोतगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? कहने का मतलब, मेवाड़ के जो शासक महाराणा प्रताप सिंह के जो पुत्र थे राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था। किसने किया था? शाहजहां ने, अकबर ने, जहांगीर, या किसी भी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया? यानी कहने का मतलब, आपके पास बहुत ही अच्छा प्रश्न और उसके ऑप्शन है। यानी देखिए, महाराणा प्रताप जो थे उन्होंने कभी क्या किया, जो है किसी के साथ समझौता नहीं किया इस प्रकार से कि आप हमारे देश में आकर हम लोगों के साथ अत्याचार करो। किसी भी तरीके से इन्होंने समझौता नहीं किया। तो उसी से संबंधित प्रश्न है, क्या उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने समझौता किया था? तो बताइए जल्दी से। देखिए, मैं आपको बता दूं कि महाराणा अमर सिंह 1597 से 1620 ईस्वी के आसपास जो है इनका संबंध है, इससे संबंध है। महाराणा प्रताप के पुत्र थे ये, यानी इनका जो जीवन काल है उसका जो है यहाँ पर बताया गया है। जहांगीर द्वारा करवाए गए कई आक्रमण में विफल हुए। अंत में खुर्रम यानी शाहजहां ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। अमर सिंह ने हारकर जहांगीर से अपमानजनक संधि कर ली। ये मेवाड़ के अंतिम शासक थे। कहने का मतलब, इसमें जो ऑप्शन सही है वो सही है, सी ऑप्शन। यानी किसके साथ इन्होंने समझौता किया था? जहांगीर के साथ। किसके साथ? जहांगीर के साथ इन्होंने समझौता किया था। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 53 नंबर प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का, यानी जो भक्ति आंदोलन है उसको उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? क्या रामानुज को, या मध्वाचार्य को, या रामानंद को, या रामदास को? जल्दी से बताइए 53 नंबर प्रश्न में। देखिए, भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास था। इस काल में सामाजिक धार्मिक सुधारकों द्वारा भगवान को विभिन्न तरीकों से प्रचारित किया गया। समझ में आई ना बात? तो बताइए किसका श्रेय जाता है कि ये
जो है उत्तर भारत में आंदोलन लाने का, यानी भक्ति आंदोलन लाने का। तो देखिए जो 53 नंबर का सही है वो सही है सी। कौन सा सही है? सी, यानी रामानंद। भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? रामानंद को जाता है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 54 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? गदर, देखिए नीचे भी दो ऑप्शन छोटे में लिखे गए हैं, ए बी और नीचे सी डी, आप ध्यान से पढ़िएगा। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, या बी ऑप्शन है करतार सिंह सराभा को फांसी देना, या सी ऑप्शन है कामागाटा मारू घटना, या लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। जल्दी बताइए 54 नंबर प्रश्न। देखिए गदर क्रांति आरंभ होने का प्रमुख कारण कामागाटा मारू प्रकरण था जो 1914 में घटा था। इसके अंतर्गत कनाडा सरकार ने उन भारतीयों पर कनाडा में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया था जो भारत से सीधे कनाडा न आया हो, यानी कामागाटा मारू जहाज जिस पर 376 यात्री सवार थे उसे कनाडा में नहीं घुसने दिया गया। तो यानी इसमें जो ऑप्शन सही है, यानी कहने का मतलब 54 का जो सही है वो सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन, ये देखिए। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? बताइए, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद का, मदुरई का, मैसूर का, या विजयनगर का? जल्दी से बताइए, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान जो था वो किसका पुत्र था जानते हैं? टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र तथा मैसूर का शासक था। कहाँ का था? मैसूर का शासक, यानी कहने का मतलब इसमें सी ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 56 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ, एक सेकंड, हाँ, कह रहा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? कितने द्वीपों से इसका निर्माण हुआ है? 56 नंबर प्रश्न। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें कुल द्वीपों की संख्या 572 है। समझ में आई बात? और कहने का मतलब इसमें है कि सिर्फ पूछा है निकोबार में, तो निकोबार में जो द्वीपों की संख्या है वो कितनी है? 22 है। कितनी है? 22। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? चांदी का उत्खनन, अंडा और चिकन का उत्पादन, या कपास का उत्पादन, या स्वच्छ पेयजल का बोतलीकरण किसका है? देखिए भारत में रजत क्रांति का संबंध अंडा और चिकन उत्पादन से है, जबकि कपास को सफ़ेद सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कपास को सफ़ेद सोना। इसलिए यहाँ पर जो आपका सही है 57 नंबर प्रश्न का वो है बी, यानी अंडा और चिकन के उत्पादन से संबंधित है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह नदी कौन सी है जिसके उद्गम भारत में नहीं है? यानी आपको उस नदी का नाम बताना है जो भारत में उसका मतलब उद्गम नहीं है। उद्गम का मतलब निकलना। कौन सी है? चिनाब, ब्यास, सतलज, रावी। 58 नंबर प्रश्न, जल्दी से बताइए। देखिए इसमें जो ऑप्शन सही है वो है सतलज। देखिए सतलज नदी भारत के उत्तरी राज्यों में प्रभावित होने वाली नदी है, जिसका उद्गम दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस यानी राकस ताल से होता है। कहने का मतलब जो इसमें ऑप्शन सही है वो है सी, सतलज। 58 का जो सही है वो है सी। चलिए 59 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मिट्टी पाई जाती है? किस राज्य में? जम्मू और कश्मीर, बिहार, गुजरात, या झारखंड? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से बताइए। 59 नंबर प्रश्न कौन सा इसमें सही होगा? देखिए काली मृदा जो है दक्कन के पठार में अधिकतर भाग पर जो है पाई जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु में मुख्य रूप से पाई जाती है। समझ आई ना बात? तो महाराष्ट्र, गुजरात और क्या कह रहा है? तमिलनाडु। जबकि इसमें ऑप्शन जो है आपका वो है सी ऑप्शन, क्योंकि गुजरात में है। महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, तो ना तो इसमें गुजरात कहीं महाराष्ट्र है, ना तो यहाँ पर कहीं तमिलनाडु। तो यहाँ पर गुजरात एक ऑप्शन था जहाँ पर काली मृदा, जिसको कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं, वो मिट्टी यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है।
चलिए अब हम लोग 60 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कह क्या रहा है, कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है भैया। कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? याद रखिए, देखिए जो मैं आंसर इसको बता दूं, ये जो है कुडनकुलम परियोजना ये कहाँ पर है? कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या केरल? तो देखिए जो 60 नंबर का जो सही है, कुडनकुलम परियोजना ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। यह एक नाभिकीय परियोजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 2002 में की गई थी तथा इसे पूर्ण होने में 2013, यानी पूर्ण हुआ जो है 2013 में। चलिए 61 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी ने डॉट डॉट अर्थव्यवस्था की वकालत की? किस गांधी जी ने किस अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? स्थानीय या केंद्रीकृत या विकेंद्रीकृत या ग्लोबल? जल्दी से बताइए 61 नंबर प्रश्न का। 61 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की। विकेंद्रीकृत यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। चलिए 62 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ क्या है? जल्दी से बताइए, शून्यकाल का अर्थ क्या है? पहला है जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, या बी ऑप्शन जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, या सी ऑप्शन सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल, या डी ऑप्शन है जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए। जल्दी से बताइए कौन सा सही है। देखिए शून्यकाल का अर्थ यहाँ पर हम बता दें, शून्यकाल जो है भारतीय संसद की एक देन है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे से 1 बजे का समय शून्यकाल होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, यानी कहने का मतलब कि जब कोई अति महत्वपूर्ण बात हो तो उसको जब उठाया जाता है तो शून्यकाल कहलाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 63 नंबर प्रश्न की ओर क्या कह रहा है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? किसके अभियोग में चलाने का प्रावधान नहीं? राष्ट्रपति के, राज्यपाल के, या भारत के मुख्य न्यायाधीश, या भारत के उपराष्ट्रपति? जल्दी से बताइए 63 नंबर प्रश्न। देखिए भारत के संविधान में राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए अभियोग चलाने का प्रावधान है, जबकि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पद पर काम करता है। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा राज्य के राज्यपाल का होगा। इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, किसी प्रकार की इसमें जो है महाभियोग ये सब चलाने का काम नहीं हो सकता। ये प्रसाद पर्यंत हैं, राष्ट्रपति के हिसाब से काम करते हैं। चलिए हम लोग 64 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया? 5वीं, तृतीय, चौथी या 6वीं? जल्दी से बताइए 64 नंबर प्रश्न। भारत देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। किस योजना के अंतर्गत? 5वीं, यानी कहने का मतलब 64 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 64 का कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? आवृत्ति नापने का इकाई क्या है? तो बताइए क्या है? आवृत्ति नापने की जो इकाई है वो क्या है? 65 नंबर प्रश्न। तो आवृत्ति नापने का जो नाम है इकाई नापने का, जो वो है हर्ट्ज है। क्या है? हर्ट्ज। चलिए 66 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चालक के माध्यम से प्रभावित एक धारा होती है, विभवांतर के प्रत्यक्ष आनुपातिक, या प्रतिरोध के प्रत्यक्ष आनुपातिक, या वोल्टता के व्युत्क्रम आनुपातिक, यानी में से कोई नहीं। 66 नंबर प्रश्न। देखिए चालक के माध्यम से प्रभावित एक धारा होती है, क्या कौन सी धारा होती है? वो धारा होती है विभवांतर के प्रत्यक्ष आनुपातिक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस एसिटिलीन, ईथेन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? जल्दी से बताइए, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करेंगे आप? देखिए फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसमें आर्सेनिक और फास्फोरस पाया जाता है। समझ में आई ना बात? यानी कहने का मतलब यहाँ पर आपका जो सही है वो सही है ए ऑप्शन। कौन सा सही है? ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न है 68 नंबर।
वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता। कौन सा तत्व है जो रक्त में नहीं पाया जाता? लौह तत्व, तांबा, क्रोमियम या मैग्नीशियम? जल्दी से बताइए। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता, लौह तत्व या तांबा या क्रोमियम या मैग्नीशियम? जल्दी से बताइए कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? देखिए जो है क्रोमियम, क्रोमियम जो है ये तत्व में नहीं पाया जाता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो परिसंचरण तंत्र में भाग लेता है। समझ में आई ना बात? कहने का मतलब आपका क्रोमियम है। 68 का सी। चलिए 69 जो नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? यानी कंप्यूटर संबंधित प्रश्न है। इस पर अभी आप ध्यान दीजिए। सरकार की तरफ से अब आदेश है कि हर भर्ती यानी कोई भी भर्ती हो उसमें कंप्यूटर अनिवार्य है, इसलिए ये प्रश्न आपके लिए जरूरी है। जल्दी से बताइए कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क, रैडम एक्सेस मेमोरी या मैग्नेटिक टेप या ऑप्टिकल डिस्क? तो यहाँ पर जो है रैडम एक्सेस मेमोरी जो है ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। चलिए फ्लाई ऐश है, CO2, कार्बनिक कणकीय पदार्थ, ऐश के लघुकण या NOx? जल्दी बताइए, जल्दी से आप लोग बताइए। देखिए जो 70 का सही है वो है सी नंबर, यानी ऐश के लघुकण। किसके? ऐश के लघुकण। चलिए 71 नंबर प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है। जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है त्रिचूर, कार्तिकाई, ओणम या पोंगल? जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक परंपरागत खेल है। क्या है? परंपरागत तमिलनाडु का एक खेल है जो कि पोंगल त्यौहार पर आयोजित किया जाता है। इस खेल के तहत गांव के ताकतवर और मजबूत बैलों के सींग में सिक्कों से भरी थैली बांधी जाती है और उस बैल के लोगों को भीड़ में खुला छोड़ दिया जाता है। फिर लोग उस सिक्के की थैली को प्राप्त करने के लिए बैल को काबू में करने के लिए प्रयास करते हैं। जो उस बैल को काबू में कर लेता है उस विजेता को घोषित कर इनाम दिया जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या सही है आपका? पोंगल सही है। क्या सही है? पोंगल। चलिए यहाँ जो है आपके प्रश्नों की श्रृंखला खत्म होती हुई मिलते हैं आपको अगले वीडियो में किसी अच्छी चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।